नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। आधी रात से कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। 19 किलो के कमर्शियल गैस के सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए तक का इजाफा हो गया है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब 3,113 रुपए का मिलेगा आपको। 5 किलो के गैस सिलेंडर के दाम भी 11 रुपए बढ़ गए हैं और अब 5 किलो को फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 821 रुपए 50 पैसे का मिलने वाला है। हालांकि घरेलू गैस की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जो कि एक बड़ी राहत की खबर भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये बीते 5 महीनों में 5वीं बार कमर्शियल गैस के दाम आखिर इस तरीके से कैसे बढ़े। ऐसी क्या मजबूरी थी? क्योंकि दाम के बढ़ने से होटल संचालकों के भी होश उड़ा दिए हैं। सवाल यह भी है कि सरकार ने इस बढ़ती महंगाई के बीच कोई समाधान क्यों नहीं तलाशा और क्यों ये बेतहाशा वृद्धि लगातार की जा रही है और आम जनता की जेब पर ढांका डाला जा रहा है। चर्चा करेंगे, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर किस तरीके से वार और पलटवार का सिलसिला जारी है और कैसे एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं, जरा वो सुनिए, देखिए, उसके बाद चर्चा। पेट्रोलियम उत्पादों की जो वैश्विक उस कठिनाई खड़ी हो गई है, इससे सारा देश वाकिफ है। लेकिन उसके बाद भी सरकार का ये प्रयास है कि डोमेस्टिक सिलेंडर्स के दाम न बढ़ने पाए, आम आदमी को उसकी कठिनाई का अनुभव न हो, उनको महंगाई का शिकार न होना पड़े। इसलिए कमर्शियल सिलेंडर के दाम, और वो एक मजबूरी है कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ रहे हैं ईरान अमेरिका संघर्ष के चलते, तो उससे हर चीज को हमें बचा करके भी रखना है कि कैसे आम आदमी के ऊपर उसका कम से कम बोझ पड़े। ये प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं इसके लिए सरकार की सराहना करता हूं कि उन्होंने आम जन के ऊपर बोझ डालने का काम नहीं किया। ऑल टाइम इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हुआ है, बहुत सस्ता हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो बढ़ता ही जा रहा है, 100 से पार हो गया है। ये शोषण है, जबरदस्त शोषण है। अंबानी को फायदा पहुंचाना, और सरकार लगभग 40-45 लाख करोड़ रुपया कमा चुकी है तेलों से, और जनता के ऊपर महंगाई पर महंगाई की मार ऐसी पड़ रही है कि जनता कराह रही है। पेट्रोलियम उत्पादों की जो वैश्विक उस कठिनाई खड़ी हो गई है, इससे सारा देश वाकिफ है। लेकिन उसके बाद भी सरकार का ये प्रयास है कि डोमेस्टिक सिलेंडर्स के दाम न बढ़ने। और चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी का प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विष्णु पांडे जी हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रत्नाकर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सवाल मेरा सीधा सा आपसे है सर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें जो है वो किस तरीके से लगातार गिर रही हैं। बावजूद इसके आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। आए दिन कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घट रही हैं, तो फिर यहां दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों उसका फायदा आम जनता को, आम लोगों को नहीं दिया जा रहा है? रत्नाकर जी, आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी अमित जी, देखिए जिस तरह से पश्चिम एशिया के युद्ध का असर वैश्विक रहा है और भारत भी कहीं उससे अछूता नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी महंगाई की जो है बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों की वजह से कभी भी महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया। अगर कंपेयर करेंगे दूसरे देशों से, अगर श्रीलंका और पाकिस्तान पड़ोसी देशों से भी कंपेयर करेंगे, तो वहां पे महंगाई तकरीबन 28% से ज्यादा इस समय हो गया है। और अगर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका की बात करेंगे, तो लगभग वहां पे फ्यूल प्राइसेस जो है वो 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम जो है सब्सिडी के माध्यम से या जानकारी नीतियों की वजह से जो है हम यहाँ पे महंगाई को बेकाबू होने नहीं दिए हैं। निश्चित रूप से कुछ महंगाई कुछ गैस में या फिर अन्य पेट्रोल डीजल में महंगाई देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से हार्मोज में डेवलपमेंट देखा जा रहा है, आने वाले दिनों में जैसे ही अगर कोई इस तरह की शांति व्यवस्था होती है, हमारे शिप जो है हार्मोज से निकलना शुरू होंगे, इसकी ये घटोतरी भी देखने को मिलेगा, घटने का भी सिलसिला आपको देखने को मिलेगा ही। तो ये सिचुएशन बेस्ड है, नहीं कि ये परमानेंट कोई है कि हमने महंगाई बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में अगर सारी चीजें शांति व्यवस्था स्थापित होती है वैश्विक, तो निश्चित रूप से उसका अवसर भारत पे भी होगा और महंगाई कम भी होगी। रत्नाकर जी, ईमानदारी से बताइए कि क्या कभी देश में आपने देखा है कि कीमतें बढ़ने के बाद घटी हो?
क्या घटती है यहाँ पर? स्थिर तो हो जाती है, घटती तो मैंने नहीं देखी। पेट्रोल प्राइसेस नॉर्मली जो देखिए अमित जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमेशा से हमने जो महंगाई दर है उसको कंट्रोल में रखने का काम किया है, और समय समय पे आपने देखा है कि पेट्रोल और गैसेस के प्राइसेस भी घटे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप कंपेयर कर ले यूपीए सरकार की तुलना में तो हमेशा महंगाई दर डबल डिजिट में रहती थी, और सिलेंडर्स के क्या रेट रहा करते थे, और आज भी मतलब 11 साल के बावजूद भी आज भी सिलेंडर के रेट क्या हैं, ये आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो समय समय पे ग्लोबल जो क्रूड ऑयल के दाम हैं, गैस के दाम हैं, उसके हिसाब से हम घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं। और ये युद्ध की वजह से, मैं फिर से आपको एक बार कहना चाहूंगा कि वैश्विक युद्ध की वजह से है, और जिसको जो है हमने बेकाबू नहीं होने दिया। नहीं तो जब यूपीए की सरकार थी सर, जब यूपीए की सरकार थी तो कुछ ना कुछ मजबूरी उसके सामने भी रही होगी भाई। हो सकता है युद्ध ना रहो, उसके पीछे कोई और मजबूरी रही होगी, और मजबूरी में दाम बढ़ाए गए होंगे। तब तो आप बहुत हो हल्ला करते थे, और अब आप देखिए किस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, और अब आप फिर उसकी कुछ और वजह बता देते हैं। भाई कोई ना कोई वजह तो होती है ना, किसी न किसी वजह से तो बढ़ते ही हैं। और देखिए, मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप तुलना कर रहे हैं तो मैं तुलना कर देता हूं। भाई भारत पाकिस्तान की बात कर लीजिए, नेपाल की बात कर लीजिए, बांग्लादेश की बात कर लीजिए, श्रीलंका की बात कर लीजिए, वहां पर दाम घटाए जा रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतें जब से घटी है वहां पर दाम लगातार घट रहे हैं। अभी कल परसों में पाकिस्तान में 22 रुपए घटे हैं पेट्रोल डीजल पर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं सर कि जब, अगर मैं कंपेरिजन करना नहीं चाहता, लेकिन कंपेरिजन आपने किया इसलिए मैंने ये कंपेरिजन किया, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं और सब जगह दामों को घटाया जा रहा है, तो हमारे यहां बढ़ क्यों नहीं, उल्टा क्यों हो रहा है हमारे यहां पर? अमित जी देखिए, यही जब भी सारे देशों पे फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो भी हमने सब्सिडी के माध्यम से एक्साइज ड्यूटी में कटौती 10-10 रुपए करके यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से अगर जो भी ये बढ़ोतरी देखने को मिला है, और ग्लोबल मार्केट का प्रभाव इमीडिएटली कच्चे तेल का कीमत वहां पे अगर घट रहा है तो इमीडिएटली यहाँ पे नहीं घटता है, उसका प्रभाव हमारे यहाँ पे कुछ दिन के बाद ही होता है। तो अगर उस तरह का जो कच्चे तेल में की खरीदारी जो है निश्चित रूप से अगर न्यूनतम प्राइस पे किया जाएगा तो उसका असर जो है फ्यूल प्राइसेस पे यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और जहां तक आप कंपेयर कर रहे हैं यूपीए शासनकाल की, मैं आपको बता दूं, यही यूपीए जो है 3.5 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड हमारे लिए छोड़ के गया था। आपको इस चीज की जानकारी दे दूं, और उस 3.5 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड भी हमने ही भरा है। और हमने जो है रशिया से सस्ते क्रूड ऑयल करके 26 लाख करोड़ जो है 12 साल हो गए, 12 साल हो गए, 12 साल कम नहीं होते सर। कब तक आप ये कहते रहेंगे कि भाई अभी तो कांग्रेस पार्टी जो गड्ढे हमारे लिए खोद के गई है, उन गड्ढों को हम भरने का काम कर रहे हैं? कब तक आप बोलते रहेंगे सर? अब तो 12 साल हो गए, 12 साल कम होते हैं हमने करके अमित जी भाई, 2 कार्यकाल आप पूरा कर चुके हैं सर। हमने 2 कार्यकाल कम नहीं होते हैं सर, कैसी बातें आप कर रहे हैं? हमने बोला नहीं है, मैं बता दूं आपको जी अमित जी। देखिए, सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है गरीबों को महंगाई की मार को कम करने के लिए। उसके लिए हमने तमाम केंद्रीय योजनाएं भी लागू किया है, जिससे गरीबों को राहत पहुंचाने का काम किया है। हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन योजना देने का अभी भी काम किया है। ये आपको नहीं लगता कि महंगाई में? अरे सर, मिडिल क्लास तो पिस रहा है ना भाई, सब्सिडी के सारी नहीं सारी भाई, गरीब की सरकार को चिंता करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार गरीब की चिंता ना करे, लेकिन मिडिल क्लास की कौन चिंता करेगा, आप ये बताइए ना। उसकी जेब पर तो लगातार डांका डाला जा रहा है, उसकी भी तो चिंता करिए सर। भाई सरकार तो सबके लिए होती है ना। बिल्कुल, सरकार बिल्कुल संजीदा है, और सरकार जो है निश्चित रूप से महंगाई के बारे में बिल्कुल संजीदा है, और आने वाले दिनों में आप उसका असर भी देखेंगे। अगर दाम बढ़े हैं तो अगर क्रूड ऑयल के कच्चे तेल के दाम अगर घटते हैं तो आगे भी उसको आपको देखने को मिलेगा, घटा हुआ रेट मिलेगा। चलिए देखते हैं, इंतजार कर लेते हैं सर। मेरे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना करमवीर जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है मैम आपका। इसके साथ हमारे साथ प्रोफेसर अविनाश पार्थडीकर, अर्थशास्त्री हैं, सर आपका भी स्वागत है। डॉक्टर टीना, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई अगर आप लोगों को इतनी ही चिंता हो रही है महंगाई की, तो पहली बात तो कोई खास प्रदर्शन तो देखने को मिल नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। बीजेपी कितना हंगामा करती थी, सड़कों पर उतरती थी, लेकिन आप लोग तो सिर्फ एसी रूम में बैठ के ट्वीट हो रहे हैं, राहुल गांधी के ट्वीट कर देते हैं, या फिर आप लोग सोशल मीडिया पर कहीं पर कोई वीडियो बनाकर डाल देते हैं, उसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है, पहली बात। दूसरा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर आपको महंगाई की इतनी ही चिंता है, आम जनता की अगर इतनी ही परवाह है, तो फिर जहां जहां आप लोगों की सरकारें हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात करें, केरलम की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, या फिर जहां पर आप झारखंड में गठबंधन में आप सरकार चला रहे हैं, तमिलनाडु में गठबंधन में आप सरकार चला रहे हैं, वहां पर वैट घटवा दीजिए, कीमतें घट जाएंगी। क्या समस्या है? आप शुरुआत करिए, सरकार पर प्रेशर बनेगा कि देखिए जब कांग्रेस पार्टी कर सकती है अपने राज्य में, तो हम क्यों नहीं। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, पहले तो धन्यवाद कहेंगे मोदी जी का, क्योंकि सुबह उठते ही
पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम, एलपीजी के दाम सबके बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन धन्यवाद के साथ साथ मैं आपसे भी ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये इंतजार कर रही है क्या मोदी सरकार कि जब कांग्रेस हड़ताल करेगी, कांग्रेस मांग करेगी, तभी जो है तभी दाम नहीं घटाए जाएंगे? ये क्या, ये सवाल ही वाजिब नहीं है? आप ही बताइए, इंतजार किस बात है? ये आम जनता इंतजार कर रही है, आम जनता इंतजार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर कब आएगी, आएगी भी नहीं भी आएगी, या एसी में रहेगी? आम जनता उम्मीद कर रही है। जनता को तो सड़क पे ला दिया है ना। हाँ, आम जनता को तो जिस जनता ने चुना, तो आपने भी कौन सी कमी छोड़ी थी करके जो भाई? आप भी तो गद्दी से इसीलिए उतरे ना भाई, आपको भी तो गद्दी से इसीलिए उतारा कि आपने भी तो आम आदमी को सड़क पर ला दिया था, तो फिर फर्क क्या रहा? हम तो सत्ता में नहीं है, सत्ता में नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी है? ये चुनाव जब चल रहे थे तब तो 1 रुपया नहीं बढ़ाया, तब किसका इंतजार कर रहे थे? तब आर्थिक संकट नहीं आया हुआ था देश पर। आर्थिक संकट जैसे ही चुनाव प्रचार हुआ, चुनाव जीत गए, सबने मंत्री पद की शपथ ले ली, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए और धड़ाधड़ रोज उठते हैं और दाम बढ़ा देते हैं। ये क्या तरीका है? तो ये कहेंगे हम तो कि आप गला क्यों दबा रहे हैं? धीरे धीरे एकदम में घोट दीजिए, मार दीजिए सारी जनता को, समस्या का हल ही हो जाएगा। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है भारतीय राजनीति में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है कि आप जनता की जेबें काटे जा रही है और फिर ये वादे भी करते हैं, हम उज्ज्वला योजना लेके आए, हम ये दिया, हम ये काम किया, ये किया क्या आपने बताइए? अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो है लगातार सिर्फ पुराने राग गाते रहेंगे कि कांग्रेस के समय ये हुआ, कांग्रेस के समय ये हुआ। तो अब तो आपको 12 साल से सत्ता में है ना आप, 12 साल में आप इनका टाइमिंग देखें, 1 जनवरी को 111 रुपए, 1 फरवरी को 50 रुपए बढ़ा दिए, 1 मार्च को 31 रुपए बढ़ाए, फिर 7 मार्च को 115, 1 अप्रैल को 218, 1 मई को। अब आप ये देखिए ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं हर रोज? ये तो ये कहे कि इस सरकार को जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, ना जवाबदेही, ना नीट के स्टूडेंट की कोई चिंता है, ना देश के युवाओं की चिंता है, ना आम नागरिकों की चिंता है। ये चाहते जनता को लाइन में लगे रहिए, जो 5 किलो अनाज बस वही खाइए, बस मत खाइए, क्योंकि आपके पास थे ना कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत हम चाहते नहीं है कि भारत की माएं जो है आंसू नहीं निकले उनको। अब तो ये जो रोज दाम बढ़ा है, क्या इससे गरीब माताओं के आंसू निकले? लेकिन ये सरकार खोखली सरकार है, संवेदनशील सरकार नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं टीना जी आपके पास फिर से लौटूंगा। आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, इसको ठीक कराते उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। विष्णु जी भाई, अगर दाम बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे की वजह तो हम सभी जानते हैं ना। ये तो जो प्रॉब्लम है ये तो ग्लोबली है, तो इसमें सरकार अगर दाम बढ़ा रही है, मतलब तेल कंपनियां अगर दाम बढ़ा रही हैं और सरकार उस पर काबू नहीं पा रही है, तो एक मजबूरी भी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है सर, तो आप क्यों नहीं सरकार का इसमें सहयोग करते हैं? और भाई अगर संकट है तो वो सबके लिए है, तो आप सरकार की मंशा पर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सरकार आम जनता को जानबूझकर पीस रही है? अमित जी, ये जो सरकार इसलिए हम कह रहे हैं जनता को पीस रही है, ना तो इनको जनता की परवाह है, इनको सिर्फ 2 चीजों की परवाह है। पहला, अपने जो उनके मित्र हैं उनकी परवाह है, दूसरा इनके चुनाव की परवाह है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, कमर्शियल सिलेंडर पे जीएसटी लगता है 18%। अगर आपके पास सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, उसको आप 5% कर सकते हैं। जीएसटी में इनका खुद का ही स्टेक सबसे ज्यादा है, तो भाई कुछ समय के लिए आप जीएसटी को 18 से 5 पे कर सकते हैं, तो आप नहीं कर रहे हैं। मंशा क्या है? मुनाफाखोरी। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता जी को ज्ञान नहीं है, 45% हमारे देश की रिफाइनरी से एलपीजी बनती है, जो हमारी 28 लाख मैट्रिक टन पर डे की कंजप्शन है, उसमें से 45% जो प्रोडक्शन है वो हमारे देश में होती है, और 55% आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो। चलिए, तो आप 55% और 45% को एक ही रेट में बेच रहे हो। अरे जो हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर पे, उसमें रेट कम कर सकते थे। तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी मुनाफाखोरी, अपने मित्रों को साथ देना है। अरे आप, एक सिंपल सा लॉजिक था, 18 से 5 कुछ तो आप कम करते हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई बाहर सिचुएशन ठीक नहीं है, खराब है, पर आपने किया क्या? आपने जनता को उनके हालात पे छोड़ दिया। आपने 40-45 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन जब समय आया, आप भी मोदी जी ने मंच पे जाके क्या कहा था कि हम जीएसटी में बदलाव कर दिए, इससे लोगों को राहत मिलेगी। आज भी कर सकते थे, महीने 2 महीने के लिए, 1 क्वार्टर के लिए कर देते। साल में भारत में 1 करोड़ शादियां होती हैं, 2 सीजन में 40 से 45 लाख शादियां होती हैं। अब आप सोचिए 3 से 4 करोड़ लोगों के क्या असर पड़ रहा हो उन सभी परिवारों पे। मतलब जो शादियां पिछले साल फिक्स हुई होंगी 2026 के लिए 1600 के रेट से,
आज वो 3100 लोग, ये भी नहीं पता कि जून का महीना खत्म होते होते तक वो कमर्शियल सेंटर कहां पे स्टैंड करेगा। तो आपको जो इमीडिएट राहत देनी चाहिए, सरकार के साथ तो पूरा विपक्ष और देश खड़ा है, पर मोदी जी जो हैं वो ना तो लोगों के साथ खड़े हैं, वो खड़े हैं सिर्फ अपने मित्रों के साथ। अरे आपकी खुद की घर में प्रोडक्शन 45% हो रही है, आप जीएसटी स्लैब को रिड्यूस कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने प्रोडक्शन पे क्यों नहीं ध्यान दिया? आपने इंपोर्ट डबल कर दिया, प्रोडक्शन 20% बढ़ाया। तो 12 साल में कहीं सरकार की नाकामी ही है पूरी तरीके से। आप सिर्फ स्टेट ऑफ होम्स का बहाना लेके आप इस बातों को नहीं छुपा सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है सर। अविनाश जी, सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, क्योंकि अभी तो जानकारी यही मिल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमतें वो लगातार गिर रही हैं और हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहां भी अब कीमतें वो कम कर रहे हैं। वो बात अलग है कि वहां पहले से ही इतना महंगा है पेट्रोल डीजल तेल सब, लेकिन फिर भी वो वहां अगर कीमतें कम हो रही है तो उधर वो घटा रहे हैं। अपने यहाँ उल्टा हो रहा है। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है भाई, तेल कंपनियों की ऐसी क्या मजबूरी है कि आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार डाले जा रहे हैं और कोई चिंता नहीं है उसकी? जी, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। देखेंगे कि एक्चुअल में जो ऊर्जा की अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था है और भारत अपने तेल का लगभग 85% तेल बाहर से आयात करता है और एलपीजी लगभग 60 से 65% बाहर से आयात करता है। उसमें भी जो पश्चिम एशिया का जो संकट है उसमें लगभग 40% कच्चा तेल है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से द्वारा प्रभावित है और एलपीजी सिलेंडर में लगभग 90% वहीं से प्रभावित है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसी रास्ते से आता है। तो एक्चुअल में सरकार ने थोड़ा पहले राहत तो दी थी, 10 रुपए पर किलोमीटर जैसे कि वक्ता बता रहे थे, एक्साइज ड्यूटी कम की है, तो उससे 14,000 करोड़ का नुकसान भारत सरकार को हो रहा है। अगर इसको पूरी तरह से अगर इसको राहत देना है, यानी कि टैक्सेशन कम करना है जैसे वक्ता बता रहे हैं, तो लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो दूसरी अर्थव्यवस्था के दूसरे पहलुओं पर असर पड़ता है। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, बिजली है, सड़क है, जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो ये सारी चीजें वहां प्रभावित करती है। इसका मतलब ये समझ में आता है। दूसरी बात क्या है कि सरकार ने जो राहत फौरी तौर पर दी थी, तो जो हमारी जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं इसको राहत तो मिली, 7 से 8 रुपए प्रति लीटर का नुकसान तो पेट्रोलियम कंपनी को हो रहा था, लेकिन जैसे ही एक्साइज ड्यूटी 10% कम की तो राहत तो मिल गई। लेकिन जो पूरी तरह से अगर कम करेंगे तो काफी नुकसान हो सकता है। राजस्व की बेसिकली आवश्यकता क्यों होती है? ये सारी चीजें हैं, सड़क परिवहन इसके द्वारा होती है। तो जो रेट कम करना है एक राजनीतिक समाधान तो हो सकता है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से रेट कम करना ये उतना उचित तो नहीं है। इसलिए सरकार ने थोड़ा सा बोझ तो उस पर डाला है। तो लेकिन सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि अभी तो शॉर्ट टर्म है, युद्ध मान लीजिए थोड़ा सा लंबा खिंचता दिक्कत आएगी, लेकिन मान लीजिए सॉल्यूशन होता है। लेकिन साथ ही साथ सरकार को करना क्या चाहिए? सरकार को जो एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है जिसका लक्ष्य 20% रखा है सरकार ने, उस पर लगातार काम कर रही है। एक तो वो होगा। दूसरा एक बिजली इलेक्ट्रिक आधारित वाहन है जिसकी भी लगातार ट्रेंड जो बढ़ रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन है और सोलर एनर्जी है। ये 4 जो प्रमुख मुद्दे हैं, क्योंकि ये जब भी होगा, क्योंकि अगर हम इस पे सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे तो जब भी कभी विश्व में परिस्थिति आती है तो भारत में इसका नुकसान होगा। मुझे लगता है ये दीर्घकालिक सॉल्यूशन है जो हमको अपनानी चाहिए। लेकिन अगर मैं और देखूं कि अगर आप जितने भी पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे एलपीजी हो, अभी भी अगर आसपास के जो सार्क देश हैं, सार्क देशों में 7 देशों से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इन तीनों प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थों के दाम अभी भी भारत में कम है। जबकि बांग्लादेश का आपको कंपैरेबल मिलेगा, बांग्लादेश ने हैवी सब्सिडी दे रखी है। इसी तरह से पाकिस्तान ने भी हैवी सब्सिडी दे रखी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, तो वो जो भी उधार से ले रहा है अभी तो उधर लगा रहा है, तो फौरी राहत तो दे सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमको देखना पड़ेगा। इसको हमको देखना पड़ेगा। लेकिन रत्नाकर जी, सवाल वही है कि क्या सरकार देख पा रही है? क्योंकि आरोप तो ये लग रहे हैं कि भाई आपने चुनाव के चक्कर में उस चीज को इतना खींच दिया, इतना लंबा खींच दिया कि अब बात जो है वो हाथ से निकल चुकी है। जब कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं तब भी आप दामों को बढ़ा रहे हैं, जबकि दूसरे देशों में उल्टा हो रहा है। तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके लिए चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण था, देश की जनता आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। चुनाव की वजह से आपने जब जरूरत थी, जब आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने उसको उतना होल्ड कर दिया कि अब आपको मजबूरी में लगातार ये बढ़ाने पड़ रहे हैं। नहीं बढ़ाएंगे तो समस्या हो सकती है। देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि कोई भी कितना भी प्रकांड अर्थशास्त्री हो जी, वो युद्ध कितना लंबा कोई खींच सकता है और महंगाई कितनी, उसका
परिणाम कितना विभत्स हो सकता है कोई नहीं यहाँ पे बैठ के अनुमान लगा सकता है। तो किसी को ये इतना अनुमान नहीं था कि ये युद्ध जो है इतना लंबा खींचेगा। जब तक हमसे संभव हो पाया हमने तमाम तरह की रियायतें दी, हमने एक्साइज ड्यूटी कम किया, हमने प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संसद में आकर कहा था कि स्थिति जो है भविष्य में, हम लोग चिंता व्यक्त की थी भविष्य में कुछ इस तरह की परिस्थिति बन सकती है। तो ये सारी चीजें पहले ही जनता को हमने बता दिया। तो चुनाव के बाद, चुनाव के पहले तो यही कहा जा रहा था ना सब जगह भाई, चुनाव के पहले तो रत्नाकर जी, चुनाव के पहले तो सब जगह यही बोला जा रहा था कि भाई न तेल की कोई कमी है, न गैस की कोई कमी है, सब चंगासी, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लोगों में डर पैदा मत करिए। जो भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग बता रहे थे कि ये समस्या हो सकती है, होने वाली है, तो बार बार सफाई दी जा रही थी। और चुनाव खत्म हुए उसके बाद रैली में कह दिया जाता है कि भाई पेट्रोल कम करिए, डीजल का उपयोग कम करिए, सोने चांदी को मत खरीदिए। तो मतलब ये क्या है, इससे तो यही समझ आता है ना जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बोल रही है। अमित जी देखिए, कमी आज भी नहीं है, कमी कल भी नहीं थी। अगर वैश्विक क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर होता है, और इसलिए हम कह रहे थे कमी नहीं है और नहीं होगी, क्योंकि जो 27 देशों से हम लोग इंपोर्ट किया करते थे क्रूड ऑयल का, वो बढ़ा करके हमने 41 देशों से 41 प्लस देशों से करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार ने सारा वो अपॉर्चुनिटी जो है एक्सप्लोर किया जहां से कि ये कमी ना हो। अब वैश्विक स्तर पे क्रूड ऑयल का दाम अगर बढ़ जाएगा तो उसमें सरकार फिर क्या कर सकती है, मजबूरन उसको भी कहीं ना कहीं स्टेप लेना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कह दूं, जो अभी हम लोगों का नहीं घटा रहे हैं उसका कारण ये है कि हमारे और मुल्कों में या पश्चिमी देशों में आप देखेंगे या फिर यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी ये लड़ाई शुरू हुई थी उसके बाद फ्यूल प्राइसेस वहां पे बेतहाशा वृद्धि हुई, लेकिन भारत में उसको कंट्रोल किया गया, तमाम स्टेप्स जो है उठाए गए राहत देने के माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको कंपनसेट करने का इस समय लग रहा है कि अगर इस समय हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं और जब क्रूड ऑयल के दाम और गिरेंगे तो हम जनता को निश्चित रूप से राहत देंगे, तो हम करेंगे। सरकार बिल्कुल संजीदा है और जवाबदेह है जनता के प्रति। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है यहाँ पे कह रहे थे कि सरकार को चिंता सिर्फ अडानी और अंबानी की है। ये अपनी चिंता करें, दिल्ली में तो सिमट गए हैं, पंजाब में भी सिमटने वाले हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के प्रति हमेशा जवाबदेही का काम किया है। आपको याद होगा जीएसटी 2.0 में हमने टैक्स रिबेट दे करके कितना बड़ा राहत लोगों को दिया है। आवश्यकता की वस्तुओं पे जितने भी खाने पीने की या हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हुआ, 0% से लेके 5% तक उसको किया है। और 2 टैक्स स्लैब हमने हटा दिया है पूरी तरह से, 12% और 28%। तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट आम जनता के ऊपर पड़ा है। नहीं तो अभी अगर नहीं किया गया होता तो निश्चित रूप से महंगाई का हाहाकार होता जैसे यूपीए सरकार में हुआ था। और बात कह दूं, देखिए बिल्कुल मतलब अभी भी ये माना जाए रत्नाकर जी, अभी आप क्या ये कह रहे हैं कि सरकार अभी भी ये मानकर चल रही है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी ये जो दाम बढ़े हैं इससे आम जनता पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं ना हाहाकार नहीं मचा है, हाहाकार मच रहा होता तो हाहाकार तो मचाए हुआ है। कैसी बात है आप? महंगाई देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से ये कहा है कि अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे देशों से तो हमने अपने देश में महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया है कभी भी। जिस तरह से अन्य देशों में बेकाबू हुआ है, यूपीए शासनकाल में बेकाबू हुआ। ठीक है विष्णु जी, आप बोलिए। हमने राहत देने के माध्यम से, सब्सिडी देने के माध्यम से हमने बेकाबू नहीं होने दिया। आपने म्यूट कर लिया सर। हाँ, बेकाबू की क्या डेफिनेशन होगी? 5 महीने में 1600 को 3000 कर दिया, डबल कर दिया, और क्या बेकाबू करोगे आप? अरे मोदी जी कहते थे कि स्टूडियो के बाहर जो पकोड़ा चलता है वो भी रोजगार है। अरे उन पकोड़े वालों की चिंता कर लो आप कम से कम, उनके क्या हालात होंगे घर में, इनको पता ही नहीं है। कई बार जीएसटी का ये क्लेम ले रहे, क्रेडिट ले रहे जीएसटी का। अरे भाई 4 स्लैब भी आप ही लेके आए थे और उन 2, 28 और 12 स्लैब में आपने करोड़ों रुपए आपने खूब कमाया है, खूब रेवेन्यू कमाया है। वही तो हम कह रहे हैं कि आज जो आप 2 के आप क्रेडिट ले रहे हो तो भैया कमर्शियल सेंटर को ले आओ, उसके अंदर आप ले आइए 5% में, क्या दिक्कत है आपको? जीएसटी काउंसिल भी आप ही की है, थोड़ा कुछ तो राहत मिलेगी ना। नहीं, हमने एक पे एक शराब दे करके अपने पॉकेट कमीशन से अपने पॉकेट भरने का काम नहीं किया।
जो भी हमने जो भी अपने क्रूड ऑयल के माध्यम से बचाए हैं पैसे, वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए हैं, लाभकारी योजनाओं पे खर्च किए हैं। आपके कहने से आम आदमी पार्टी की तरह जो है शराब के ठेकेदारों से पैसे नहीं कमीशन खाने का काम नहीं किया है, अपने पॉकेट भरने का काम नहीं किया है, आपको जवाब देना चाहिए जनता की नहीं किया है, घोटाले करने का काम नहीं किया है। आपके पास आपके एलजी साहब आज दिल्ली में झुग्गियां टूट रही, मुख्यमंत्री जी के वहां पे घर टूट रहे हैं, लोग सिस्टम फेलर पे बना रखा है आपने, और आप यहाँ बैठ के बयान। चलिए, समय मेरे पास बहुत कम है, जल्दी से। ठीक है टीना जी जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपका, जल्दी से। देखिए, मुझे रत्ना जी के ऊपर बहुत तरस आ रहा है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, इनको खुद भी बहुत महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, लेकिन किस तरीके से पार्टी को डिफेंड करने के लिए इतनी चिखम चिल्ली कर रहे हैं, क्योंकि इनको जनता का दर्द नहीं है ना, इन्होंने राम भरोसे छोड़ रखी है जनता कि भाई आप अपनी चिंता खुद करिए, हम तो जो है दूसरे चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, अब हमें किसी और की चिंता नहीं है, ये तो अब यूपी चुनाव और दूसरे चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, इनको क्या चिंता है। उस समय जब तक चुनाव रहेंगे तब तक ये दाम नहीं बढ़ाएंगे। कमाल देखिए इनकी सरकार का। अविनाश जी, सरकार के पास क्या विकल्प बचता है अब राहत देने के लिए, जनता को राहत देने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प बचता है क्या? जी, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, ये दोनों अलग अलग तरह से टैक्स इम्पोज करती हैं। केंद्र सरकार 24 से 25 रुपए डीजल और पेट्रोल में लगाती है, जबकि राज्य सरकार जो पेट्रोल पर लगभग 20 से 35% टैक्स लगाती है। कुल मिलाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपनी अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी रियायत तो कर सकती हैं। कुल मिलाकर मुझे ये देखना है कि आप पहले 75 रुपए पर बैरल जो क्रूड ऑयल था, अब 125 रुपए हो गए, सच्चाई है, जिस पर भारत सरकार का नियंत्रण तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को इसका राजनीतिक। चलिए, बिल्कुल सर, समय मेरे पास इतना ही है, माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूँ। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आम जनता को महंगाई की ये किश्त कब तक इसी तरीके से जारी होती रहेगी, राहत इससे मिलेगी कब? फिलहाल हैं, दिखते रहिए हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।